हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहले लेक्चर में जो हमने पहला लेक्चर डाला था उसमें हमने इतिहास के बारे में, इतिहास की सामान्य जानकारी का डिस्कशन किया था। तो आज हम पहले पूरे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं, मतलब कौन सी चीज सॉरी किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आप बताएंगे। तो आप एक बार पहले सिलेबस का डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इसलिए आज हम पहले आज पूरा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास सिर्फ यही रहेगी कि आज हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया है कि हमने पढ़ लिया है इतिहास का सामान्य परिचय, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है, कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल यानी स्टोन एज, ठीक। और इसी पाषाण काल के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक। कौन सा? पहला है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, ठीक। इसी के बाद नव पाषाण काल के अंतिम एरा में हम पढ़ेंगे एक और चीज जिसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल, जिसको आप लोग चैल्कोलिथिक एरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पहला टॉपिक, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, यानी आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली या हड़प्पा सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक। तो आदि ऐतिहासिक काल का हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसी में हम पढ़ेंगे एक और चीज, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दो चीजें, पहला ऋग्वेद या ऋग्वैदिक एरा, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक। इतनी चीजें हम आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें हम क्रमशः पढ़ते हुए हम आएंगे अपने धार्मिक सुधार आंदोलन में। धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब वो हमारे 90s वाले धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं, मतलब धर्म का पहली बार जब प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है। तो कुछ धर्म जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। इसमें से आता है हमारा पहला बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। अब इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके सामान्य परिचय, उनके जीवन के बारे में, ठीक है। और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक। जैन धर्म में हम 24 तीर्थकर थे, ठीक है। उनमें से हम संस्थापक से लेकर जो 24वें तीर्थकर थे अपने महावीर जैन, उनके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या? महावीर जैन, ठीक। वैसे तो और भी धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। तो इन सब के बारे में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका महाजनपद। सबने नाम सुना होगा महाजनपद काल, ठीक। आप सब जानते हैं कि महाजनपद काल की बात करें तो भारत में टोटल कितनी थी? 16 महाजनपद थी, ठीक है। तो इन 16 के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, मतलब कौन सा जनपद कहाँ था, यानी वर्तमान में किस राज्य में है या किस शहर में है, ठीक है। उसके बाद उनकी राजधानी क्या क्या थी, ठीक है। और मुख्यतः जो दो महाजनपद थे, ठीक है, अपने चेदी और अवंती,
ठीक, ये दो मध्य प्रदेश में थी। कहां थी? अपने मध्य प्रदेश में। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक, इसके बाद हमारे राजवंशों की शुरुआत होती है, मतलब भारतीय राजवंशों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो उन राजवंशों में पहला था मगध। क्या था? मगध शासन। सबने नाम सुना होगा मगध का। ठीक है, तो मगध शासन के अंतर्गत किन किन वंश के राजाओं ने शासन किया, ये जानकारी हम लेंगे। ठीक है, जैसे हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया। ठीक है, तो हम जो भी वंश पढ़ेंगे, ठीक, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी जो राजा जिसने या कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर सारे राजाओं का हम थोड़ा थोड़ा डिटेल जरूर देखेंगे। ठीक है, पर मोस्टली उन्हीं पर ध्यान देंगे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? आपका और सभी का एग्जाम क्रैक करवाना। ठीक, मतलब जिसमें से आपको सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम ज्यादा लोड देंगे या उन्हीं चीजों को हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सब जानते हैं मौर्य काल की शुरुआत होती है, तो हम मौर्य काल पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य में मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, उसके बाद बिंदुसार, ठीक, और मौर्य काल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके साथ यानी जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको क्या? अशोक, सम्राट अशोक के बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके धम्म के बारे में। क्या? धम्म। ठीक है, अब धम्म क्या होता है हम उस टाइम पे आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, जिससे हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करने में सहायता मिलेगी कि आप लोगों को क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने में और अधिक अगर मेहनत करनी है तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉरी मौर्योत्तर काल। क्या? मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में भी दो चीजें पढ़ेंगे, मतलब कौन सी दो? देसी मतलब जो हमारी भारतीय थी प्रॉपर, यानी देसी उत्तराधिकारी या देसी शासक, और अगला विदेशी। कौन सा? विदेशी उत्तराधिकारी या विदेशी शासक। ठीक है, जैसे शक हो गए, पल्लव हो गए, कुषाण हो गए। ठीक, तो इसमें से पल्लव से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो मोस्टली शकों और कुषाणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किनसे? शक और कुषाणों से। तो इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हो गया जैसे शुंग वंश, सातवाहन वंश, है ना, तो ठीक, और कण्व वंश। ठीक, तो सातवाहन आपने देखा होगा, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी जिनका नाम फेमस है, जो मोस्टली साउथ से माने जाते हैं, तो हम सातवाहन के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी विशेष राजा के बारे में ही पढ़ेंगे, नहीं, पर अपना क्या मकसद रहेगा? मोस्टली उन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे जिससे अधिकांशतः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आप सब समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे गुप्त काल की जानकारी, यानी गुप्त काल के बारे में। ठीक, गुप्त काल में भी जैसे चंद्रगुप्त, ठीक, प्रथम, समुद्रगुप्त, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। क्या? विक्रमादित्य, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम गुप्त काल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद गुप्तोत्तर काल की बारी आती है। क्या?
गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, ठीक है। आप सब समझ ही रहे होंगे कि मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मन में ये रहना चाहिए कि हाँ अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला यानी अगली क्लास किसके बारे में होगी, किस राजा के बारे में होगी, या किस पर्टिकुलर किसी शासन के बारे में होगी, ठीक है, या किस कालखंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं भी आप इनको सन नहीं बता रहा हूं, ना कोई स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं, सिर्फ आपको पूरे सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जिससे आपको दिमाग में रहेगा कि हमको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल की हम बात करेंगे, जिसमें से आता है, ठीक, वर्धन वंश जिसको बोलते हैं पूरे को, कौन सा, मुख्यतः वर्धन वंश। और वर्धन वंश में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना हर्षवर्धन, ठीक है। इसी में आपको एक और चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आपने सबने सुना होगा राजश्री के बारे में, ठीक है, ठीक, राज्यवर्धन के बारे में, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इन्हीं के शासन काल में कौन आया कौन गया, यानी किस विदेशी यात्री ने किस शासन काल में यात्रा की, ठीक है, वहां पर क्या नया सीखा, उसने भारत के बारे में और पर्टिकुलर उस शासन के बारे में क्या कहा, ठीक, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के बाद दक्षिण के वंशों की बात करें तो उसमें भी हम पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक, कौन कौन से दक्षिण के वंश अगर देखें तो हम पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, और इनके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध। क्या? त्रिपक्षीय युद्ध। इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार आप कोई सा भी कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, अगर आपको प्राचीन भारत से कुछ पूछा जा रहा है तो दक्षिण भारत में भी खासकर, तो आपको इन तीनों वंशों का जो युद्ध हुआ था, क्या कह सकते हैं, समग्र युद्ध हुआ था, उसको त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारी प्राचीन काल से रिलेटेड हुई, यानी प्राचीन काल भारत के, ठीक। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, ठीक, मध्यकालीन भारत, ठीक। वैसे तो इसकी शुरुआत 712 एडी से मानी जाती है, ठीक है, पर उसमें भी कुछ विदेशी आक्रमणों से हम शुरुआत करेंगे। कहां से? विदेशी आक्रमणों से, ठीक। जैसे कासिम, आपने सिर्फ शायद अगर नाम सुना होगा तो कासिम ज्यादा लोग बोलते हैं, जिसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। उसी के बाद, ठीक, ये यूनानी थे, ठीक है, तो यूनानी तुर्की दो थे, दोनों का आक्रमण हुआ था, तो हम दोनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, पर अभी सिर्फ आप एक चीज डिटेल देख लीजिए, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो गौरी की, ठीक है, गजनवी की, ठीक। बेसिकली हम इन तीनों के बारे में मध्यकालीन भारत में से इनकी शुरुआत करेंगे, मतलब ये जो विदेशी आक्रमण थे उनसे हम शुरुआत करेंगे। सॉरी। अब इन्हीं के बाद एक वंश की शुरुआत होती है मध्यकालीन में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि इसको, क्योंकि इस पे इसकी शुरुआत कहें या इस वंश की नींव गुलामों के द्वारा डाली गई थी, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया गुलाम वंश, ठीक। तो गुलाम वंश में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। फिर इल्तुतमिश, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिया। आप सब जानते हैं कि रजिया कौन थी, आपने सुना भी होगा कि फंस गई रजिया गुंडों में, है ना। तो ये रजिया वही थी जो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी, ठीक है। इसके बाद बलबन,
ठीक है। और इसके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना आपको सब कुछ शायद क्लियर ही होगा। इसके बाद एक वंश आता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। ठीक। अब एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश से शुरुआत हो जाती है हमारी किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत, जिसको सल्तनत काल भी बोला जाता है। कौन सा काल? सल्तनत काल। ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आप ये इसीलिए मेरे को याद आ गया, सॉरी बाय मिस्टेक भूल गया था, ठीक। अब जैसे खिलजी वंश, ठीक, इसमें से जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। आप ये मत सोचिएगा कि मैं सारे राजाओं के नाम नहीं लिख रहा हूं, हम सारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर मैं भी आप उनके बारे में आपको ये बता रहा हूं कि आपको या कि उनके आप नाम आपने सुने ही होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या कि जिनसे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनका वेटेज सॉरी हिस्ट्री में ज्यादा रहता है, ठीक है। बाकी आप ये मत सोचिए कि हम आपको सारे राजवंशों के यानी सारे राजाओं के बारे में नहीं बताएंगे, हम सारे राजाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, भले थोड़ा ही करें पर करेंगे जरूर, ठीक है। कोई चीज मिस नहीं होगी, ठीक। फिर अलाउद्दीन, ठीक है। फिर मुबारक शाह खिलजी, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा? खिलजी वंश। इसी के बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, ठीक। तुगलक वंश, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक, ठीक। फिर इसी में पढ़ेंगे एमबीटी, जिसको बोला जाता है मुबारक एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर फिरोज शाह तुगलक। तो हम तुगलक वंश में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक। अब इनमें भी मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ेंगे क्या, ठीक। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी विशेष राजा द्वारा, ठीक है, पहली बात उस वंश की संस्थापक कौन थे, किसने नींव डाली थी उस वंश के उस वंश की फिर पर्टिकुलर किस राजा द्वारा कितना अच्छा काम किया गया, कि आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक, क्या क्या उसने काम किए। किसी भी राजा के समय कोई विदेशी यात्री आया तो उसका वर्णन, उसने क्या कहा उस राज्य के बारे में, ठीक है, और पर्टिकुलर पूरे भारत के बारे में, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिर आता है सैयद वंश। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें हम पढ़ेंगे खिस्र खां के बारे में, ठीक है। और इसके एक आध ज्यादा, इसमें ये ज्यादा लंबा नहीं रहा है, फिर भी इसके एक दो इंपॉर्टेंट राजा थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो गुलाम वंश कहता हूं, मुगल काल से पहले जो एक वंश आता है लोधी वंश, जिसको अगर हम ये कहें कि इसी के कारण मुगल काल की शुरुआत हुई थी तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कौन सा? लोधी वंश, ठीक। इसमें भी बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब आप सबने अगर पढ़ा होगा तो इब्राहिम लोधी का मुगल काल की शुरुआत में क्या योगदान है, ये सब आप जानते हैं बड़े अच्छे से। इसके बाद शुरुआत करेंगे मुगल काल की। किसकी? मुगल काल की, जो मध्यकालीन भारत में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मुगल काल, ठीक। तो मुगल काल में बाबर, हुमायूं, ठीक, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक, दारा शिको, फर्रुखसियार, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब इन सब के बारे में भी किसने कौन सा अभियान किया, कौन सा युद्ध किया, ठीक, सत्ता प्राप्ति के लिए इनमें आपस में जो संघर्ष हुए वो कैसे थे। ठीक है, बेसिकली इनमें से एक और चीज जोड़ी जाती है, आप सबने सुनी होगी, शेरशाह सूरी का नाम, शेरशाह सूरी का नाम यानी शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे हुमायूं का क्या इसने हुमायूं से कितने युद्ध किए, क्या कैसे किया सत्ता प्राप्ति के लिए। ठीक है, पूरे मुगल काल में इनका भी आर्थिक राजनीतिक क्या योगदान रहा, संस्कृति में क्या योगदान रहा। ठीक है, भारत की ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुख्यतः हमने मध्यकालीन भारत में सारी चीजें देख ली। ठीक, अब बात करते हैं कि आधुनिक भारत, किसकी, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। ठीक, अब आप सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी से क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेट करते हुए हम आधुनिक भारत में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इनमें से भी मुख्यतः अगर हम भारतीय राजवंशों की बात करें तो मराठा, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी के बीच में जो युद्ध हुए उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मुख्यतः संधियां, युद्ध और राजनीतिक काम जो भी हुए। ठीक, फिर इसी में हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, ठीक, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक, इन्हीं में आपने देखा होगा 1757 से लेके 1857 के बीच में जो विद्रोह हुए। ठीक, वो सारे विद्रोह, चाहे वो श्रमिक विद्रोह हो या कृषक विद्रोह हो या किसी राज्य के आंतरिक विद्रोह हो, इन सब के चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, इनमें से भी इसके आगे की अगर हम बात करें तो गांधी एरा, क्या, गांधी एरा, या गांधी काल कहें। ठीक, गांधी जी के बारे में इन्होंने इन्होंने आंदोलन किए, चाहे वो कृषकों के लिए हो। ठीक है, जैसे आप सबने सुना होगा चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नील आंदोलन, इन सारे आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, फिर इसी में ब्रिटिशर्स का यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें उनका भारत में क्या योगदान रहा। ठीक है, योगदान से मतलब कि उन्होंने भारत में राज तो किया पर भारत के लिए कुछ अच्छी चीजें की। ठीक है, वो सारी चीजें, उनका राजनीति में मुख्यतः क्या इंटरफेयर रहा, वो सारी चीजें, जैसे जब उन्होंने यानी आप सबको पता होगा कि वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, तो व्यापार के बाद जब वो भारत की राजनीति में दखल देने लगे तो उन्होंने भारत की राजनीति के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बदलाव किए। ठीक, उसी में से हम कुछ चीजें जैसे गवर्नर, ठीक, जनरल गवर्नर, वायसराय, ये सारी चीजें। अब कौन कौन से गवर्नर हुए, कौन कौन से जनरल गवर्नर हुए, कौन कौन से वायसराय, उन्होंने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लगाए, क्या क्या योगदान दिया, ये सारी चीजें हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इसी के बाद हम बात करें
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, जो आज आप देख रहे हैं विपक्ष में बैठी है कांग्रेस पार्टी, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कब हुई, ठीक है, किन किन लोगों के द्वारा की गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे जिनका योगदान रहा, ठीक, और योगदान कैसे रहा वो सब आपको पता है, जैसे मैंने बताया ही है पहले, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, ठीक। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक विकास, अपना संवैधानिक विकास, ठीक। संवैधानिक विकास में चाहे ब्रिटिशर्स की क्या भूमिका रही, या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारी पार्टी थी कह सकते हैं उसकी क्या भूमिका रही, इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 1947 आजादी तक की सारी बातें करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने जैसे आपको पहली क्लास में ही बताया था कि 1964 तक की हम बात करेंगे, ठीक है, पर पूरे डिस्कशन के की जब हम बात करेंगे तो 1964 तक जाएंगे, पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ 1947 तक की, यानी भारत जब आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, जैसे आपको पता है कि भारत को आजादी मिल गई थी, ठीक। तो ये हम सिर्फ एक आपको कह सकते हैं कि एक आइडिया देने के लिए मैंने यह पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि कुछ चीजें मैंने छोड़ी हैं, कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं, नहीं, वो क्रमिक रूप से जब हमारा पूरी क्लास चलेगी तो आपको सारी चीजें एक एक चीजें समझ में आएंगी और उन सब के बारे में बराबर आपको डिटेल दिया जाएगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि जिन राजाओं का या जिन राजवंशों का मैंने नाम नहीं लिया है, जिन शासकों का नाम नहीं लिया है, उनके बारे में नहीं बताऊंगा। सारी चीजें बताई जाएंगी, क्रमिक वार बताई जाएंगी और उनके बारे में अच्छे से डिटेल दी जाएगी, ठीक। पर मेरा मकसद ये है कि आपको उनके बारे में ज्यादा बताया जाएगा, यानी ज्यादा किससे अगर हम कहें कि ज्यादा उन पर ध्यान देंगे जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल तो सारी दी जाएगी कि कौन कौन से राजवंश थे या कि क्या क्या किनका किनका कहाँ कहाँ योगदान था, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक। तो एक चीज और जो मैंने आपसे पहले कही कि प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और क्या क्या हमें सुधार करना चाहिए, आपको क्या और चीजें एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके हिसाब से हम अपने आप में सुधार करेंगे, ठीक। आपको इसी चैनल पर बाकी सारी क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, जिसका एक अलग से लेक्चर यानी अलग से वीडियो बना के मैं डालूंगा कि आपको कौन कौन सी क्लासेस कौन कौन से पढ़ाएगा, यानी कौन कौन से सर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको एक संपूर्णतः एक प्रॉपर कोर्स दिया जाएगा, ठीक। तो आज हमने सिर्फ इतिहास के पूरे जो सिलेबस था उसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया है, ठीक। आशा है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, क्लास कैसी लग रही है और क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक फ्रेंड्स। तो धन्यवाद।